थैंक यू दोस्तों। बहुत बढ़िया रिस्पांस दिया आपने मेरे पिछले वीडियोस को। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूँ इंडिया के इमर्जिंग सेक्टर्स आने वाले 10 सालों में और उन सेक्टर्स के बढ़िया क्वालिटी स्टॉक्स। तो आप अपना पोर्टफोलियो उन क्वालिटी स्टॉक से भर लेना। आने वाले 10 सालों में इंडिया बदलने वाला है, तो इसकी ग्रोथ स्टोरी में पार्टिसिपेट करना बहुत ज़रूरी है। सो जिन लोगों ने इन्वेस्ट नहीं किया ना, वो लोग रिग्रेट करेंगे। सैलरी से कोई भी अमीर नहीं बनता। अगर आप सिर्फ सैलरी पे डिपेंडेंट हो तो इन्फ्लेशन आपको खा रही है। आप मेहनत तो कर रहे हो, लेकिन पैसा आपके लिए काम नहीं कर रहा। पैसा आपके लिए काम नहीं कर रहा मतलब पैसे को ऐसी जगह लगाना है जहां से फिर आपकी अर्निंग स्ट्रीम, सेकंड अर्निंग स्ट्रीम शुरू हो जाए। तो मैं आपको बताने वाला हूं, पिछले जो वीडियोस में मैंने आपको 8 पैरामीटर्स ऑलरेडी बता दिए थे क्वालिटी स्टॉक्स चूज करने के लिए। आने वाले 4 पैरामीटर्स और फिर इमर्जिंग सेक्टर्स बताऊंगा मैं आपको इंडिया के कौन से हैं, और एक इमर्जिंग सेक्टर आज डिस्कस करेंगे और उसका एक बढ़िया क्वालिटी स्टॉक्स विद एग्जांपल। ये सारे पैरामीटर्स उसके बता के आपको मैं बताऊंगा। आप सोशल मीडिया में बहुत कुछ देखते होंगे, वहां पे आप देखते होंगे ना उस इन्वेस्टमेंट के लिए, वहां पे बड़े बड़े फिगर्स दिखाते हैं आपको। 10,000 रुपये इन्वेस्ट करो हर महीने और 10 करोड़ बन जाएगा, 20 करोड़ बन जाएगा। एल्गो ट्रेडिंग, या फिर इस सॉफ्टवेयर से ट्रेडिंग करोगे तो इतना पैसा बन जाएगा, इस हिसाब से इन्वेस्टमेंट करो तो इतने पैसे बन जाएंगे। दोस्तों, शॉर्टकट नहीं है यार अमीर बनने का कोई भी। और अमीर बनने का बिल्कुल सिंपल मेथड है। क्वालिटी स्टॉक सेलेक्ट करो, इन्वेस्टमेंट शुरू करो, रेगुलर इन्वेस्टमेंट करो और समय दो। पेशेंस रखना बहुत जरूरी है। तो मैं अपनी एक रियल लाइफ स्टोरी यहां पे आपसे शेयर करता हूं। मेरा बड़ा बेटा है जो वो इंडस्ट्री ज्वाइन कर चुका है 2 साल पहले। तो मैंने इंडस्ट्री ज्वाइन करते ही उसकी इन्वेस्टमेंट शुरू करवा दी थी। तो लगातार 2 साल से वो इन्वेस्टमेंट हर महीने सिस्टमेटिकली वो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करता जा रहा है। अभी जो सिचुएशन आई थी वॉर की वजह से, अराउंड मेरे ख्याल से 1 अप्रैल को मार्केट बहुत ज्यादा नीचे आ चुकी थी। उसका पोर्टफोलियो जब से वो इन्वेस्ट कर रहा है तब से रेडी चल रहा था। तो उस दिन उसका मेरे को फोन आया, पापा सारे ही स्टॉक्स रेड में हैं और बहुत ज्यादा लॉस है, तो एक बार निकल जाते हैं मार्केट से। तो मैंने उसको बोला, बेटा ये समय निकलने का नहीं है, ये समय है इन्वेस्टमेंट करने का। और जैसे मैंने आपको पिछले वीडियोस में बताया है, इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको अपॉर्चुनिटी फंड और इमरजेंसी फंड क्रिएट करना है। तो मेरे बेटे को मैं अपॉर्चुनिटी फंड क्रिएट करने की गाइडेंस उस टाइम दे चुका था। तो उस दिन मैं, मेरे नियर्स एंड डियर्स और मेरे बेटे ने परचेजिंग की। परचेजिंग भी हमने स्टैगर्ड करनी थी, मतलब इंस्टॉलमेंट्स में करनी थी। 25% हमने सोचा था आज लगाते हैं, तो 2 अप्रैल को हम 25% जो है स्टॉक्स पे लगा चुके थे। मेरे बेटे को भी उस दिन अपॉर्चुनिटी फंड से पैसे निकाल के इन्वेस्टमेंट करवाई। तो मैं आपको यहाँ पे डिस्क्लोज करता हूँ, उस दिन हमने जो परचेज किए स्टॉक्स, मैक्सिमम नहीं सॉरी, सारे स्टॉक्स 20% से ऊपर रिटर्न दे रहे हैं आज। उस बात को सिर्फ 15-16 डेज ही हुए। उनमें से कुछ स्टॉक तो यू कांट इमेजिन 50% से ऊपर रिटर्न दे रहे हैं। तो मेरा बेटा बेटा बड़ा हैरान हुआ। तो रेगुलर इन्वेस्टमेंट से उसका पोर्टफोलियो और उस दिन की पेशेंस, आज उसका पोर्टफोलियो बड़े ही रिस्पेक्टेबल अमाउंट है। और दोस्तों, जैसे मैंने आपको बोला था ना भाई, सेकंड स्ट्रीम जो है इनकम की वो आपको शुरू करनी होगी। तो इस शेयर मार्केट की इन्वेस्टमेंट से उसकी सेकंड स्ट्रीम जो है अर्निंग की वो शुरू हो चुकी है। मैं आपको बताता हूं कैसे। जो भी उसके पोर्टफोलियो में स्टॉक्स है ना, उनकी उसको बड़ी अच्छी डिविडेंड अमाउंट, डिविडेंड कंपनीज की सॉरी आने लगी है। अब डिविडेंड क्या होता है, जो नए इन्वेस्टर्स हैं मैं उनको एक्सप्लेन कर देता हूं। पुराने इन्वेस्टर्स तो इस टर्म के बारे में जानते होंगे। आप जिस भी कंपनी में इन्वेस्ट करते हो, वो कंपनी है जो वो अपने प्रॉफिट्स में से, काफी कंपनीज अपने प्रॉफिट्स में से, आप जैसे ही कंपनी में इन्वेस्ट करोगे ना, तो आप कंपनी के पार्टनर बन जाओगे। तो कंपनी का जो भी प्रॉफिट होता है ना, कंपनी की मैनेजमेंट उसको अपने पार्टनर से शेयर करती है, उसको डिविडेंड बोलते हैं। तो प्रॉफिट्स में से कंपनीज क्वार्टरली या फिर 6 मंथ में या फिर 1 साल के बाद डिविडेंड जो है स्टॉक होल्डर्स को, शेयर होल्डर्स को देती है। तो बेटे की जैसे जैसे पोर्टफोलियो बढ़ रहा है, उसकी डिविडेंड इनकम, सेकंड स्ट्रीम ऑफ इनकम उसकी चल चुकी है। वो अब
अच्छी डिविडेंड इनकम है जो वो ले रहा है। तो क्या हुआ दोस्तों, एक तो रेगुलर इन्वेस्टमेंट करने से जैसे उसका पोर्टफोलियो बढ़ता ही जा रहा था, लेकिन 2 साल से सारे ही स्टॉक्स ऑलमोस्ट रेड में थे। 1 अप्रैल को जब मार्केट बहुत डाउन थी तो पेशेंस से हमने परचेज किया। अब उसका सारा पोर्टफोलियो नेट जो है ना उसका प्रॉफिट में आ चुका है। काफी शेयर्स तो उसके मल्टी बैगर्स बन चुके हैं। डिस्क्लोज करता हूं मैं, 2 शेयर तो उसके ऐसे हैं जो मोर देन 300% रिटर्न दे रहे हैं। तो दोस्तों जो नए इन्वेस्टर्स हैं ना, आप बाद में रिग्रेट मत करना यार। इंडिया की ग्रोथ स्टोरी है, उसमें पार्टिसिपेट करना बहुत जरूरी है। आपको बहुत लोग मिलेंगे, अगर आप किसी से डिस्कस करते हो यार मैंने इन्वेस्टमेंट शुरू करनी है शेयर मार्केट में, तो लोग बोलेंगे यार ये तो घाटे का सौदा है, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना बड़ा रिस्की है। ऐसा नहीं है यार। जो लोग लॉस मार्केट में बुक कर चुके हैं ना, उस लॉस को बुक करने के कुछ कारण होते हैं। सबसे पहला कारण है, जो इन्वेस्टर्स जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की हुई है वो अगर अपना इमरजेंसी फंड नहीं क्रिएट करते, और सपोज कीजिए ड्यूरिंग इन्वेस्टमेंट जर्नी उनकी कोई फैमिली इमरजेंसी आ गई, तो फैमिली इमरजेंसी मीट करने के लिए उनको स्टॉक सेल करने पड़े, हो सकता है वो स्टॉक उस टाइम लॉस में हो, तो ऐसे लोग बोलते हैं यार ये स्टॉक मार्केट लॉस का काम है ये। दूसरा कारण है, जैसे मैंने बताया, सिचुएशन आई थी ना अभी वॉर की वजह से, पैनिक सेलिंग कर दी हो उन्होंने और लॉस बुक कर लिया हो, तो ऐसे लोग फिर बोलते हैं यार लॉस हो गया था मार्केट में। तीसरा कारण हो सकता है उन्होंने क्वालिटी स्टॉक ना चूज किया। अगर क्वालिटी स्टॉक चूज नहीं किया और वो लॉस में चल रहा है तो उसका प्रॉफिट में आना बड़ा ही मुश्किल है। तो इन कारणों से जिन लोगों ने मार्केट में लॉस बुक किया है, वो लोग अपना एक्सपीरियंस इस तरह से शेयर करते हैं, यार भाई ये मार्केट तो घाटे का सौदा है भाई। ऐसा नहीं है दोस्तों। तो मैं जैसे बता चुका हूं, बड़ी ही सिंपल स्ट्रेटजी है स्टॉक मार्केट में वेल्थ जनरेट करने की। क्वालिटी स्टॉक्स लेने, इन्वेस्टमेंट शुरू करनी है, रेगुलर इन्वेस्टमेंट करनी है, और टाइम देना है मार्केट को। तो नेक्स्ट 4 पैरामीटर्स यहां पे मैं आपको बताता हूं। नेक्स्ट पैरामीटर है 9th, इक्विटी कैपिटल किसी भी कंपनी की। तो इक्विटी कैपिटल क्या होती है, उस कंपनी के टोटल स्टॉक्स की वैल्यू जो उसने मार्केट में फ्लोट की है। कंपनीज की इक्विटी कैपिटल 10 करोड़ भी होती है, कई कंपनियों की 10,000 करोड़ भी है। तो जितनी इक्विटी कैपिटल कम होगी ना, उतना ही स्टॉक अच्छा होगा। वो इक्विटी कैपिटल कम होने से स्टॉक अच्छा मतलब उसके चांसेस राइज करने के बढ़ जाते हैं। वो कैसे, वो आने वाले वीडियोस में जैसे जैसे हम नॉलेज मैं अपनी शेयर करूंगा आपको पता चलता जाएगा। नेक्स्ट पैरामीटर डिविडेंड। डिविडेंड के बारे में मैं बता चुका हूं, कंपनी अपना प्रॉफिट जो है वो इन्वेस्टर से शेयर करती है, वो आपकी इनकम धीरे धीरे बढ़ती जाएगी जैसे जैसे आपका पोर्टफोलियो बढ़ता जाएगा। उसके बाद पैरामीटर है 11th, नेट प्रॉफिट जो कंपनी का, वो आपने देखना है रेगुलरली बढ़ रहा। फिर है पैग रेशो, ये है प्राइस अर्निंग टू ग्रोथ रेशो। ये बहुत ही बढ़िया पैरामीटर है। अगर किसी कंपनी का 1 के पास है, 1 से नीचे है, तो वो कंपनी अंडर वैल्यूड, मतलब कंपनी थोड़ी सस्ती होगी, वो अच्छी कंपनी कही जाएगी, वो महंगी नहीं है, उसका प्राइस ज्यादा नहीं है। प्राइस की बात चलिए तो मैं यहाँ पे आपको एक और बात बताता हूँ। किसी कंपनी के शेयर का प्राइस अगर कम है तो आप ये मत सोचना कि वो सस्ता है, और किसी कंपनी के शेयर का प्राइस अगर महंगा है तो ज्यादा है तो वो महंगा है, ऐसा नहीं है। वो आपको पता लगेगा प्राइस टू अर्निंग रेशियो से, जो मैंने पिछले वीडियोस में बताया। अगर प्राइस टू अर्निंग रेशियो किसी भी स्टॉक का इंडस्ट्री पीई से लेस है तो वो सस्ता है, चाहे उसका रेट 10,000 रुपीज है। तो आप स्टॉक सेलेक्ट करने के लिए ऐसा मत देखना कभी भी इस कंपनी का प्राइस कम है तो ये सस्ता है, मैं ये परचेज कर लूं, ऐसा नहीं है। तो ये सारे पैरामीटर्स मैंने आपसे डिस्कस कर लिए। अब मैं इंडिया की ग्रोथ स्टोरी में जो इमर्जिंग सेक्टर्स होने वाले हैं उनके बारे में बताता हूं। इंडिया के जो इमर्जिंग सेक्टर्स हैं उनमें से डिफेंस सेक्टर, पावर सेक्टर, इलेक्ट्रिक व्हीकल सेक्टर, डेटा सेंटर्स, रिसाइकलिंग, ये आने वाला थीम है अपने देश का। तो आज मैं आपको डिफेंस सेक्टर्स के स्टॉक्स के बारे में बताऊंगा, और उनमें से एक क्वालिटी स्टॉक इन पैरामीटर्स के बेस पे आपको बताने वाला हूं। बट ये स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं है, ये सिर्फ एजुकेशन पर्पज के लिए मैं आपको बता रहा हूं। इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप अपनी रिसर्च जरूर करना। तो डिफेंस सेक्टर, डिफेंस सेक्टर में दोस्तों देखिए, डिफेंस सेक्टर जो है, इंडियन गवर्नमेंट
बहुत ज़्यादा इसमें जो अपना बजट है वो इंक्रीज करती जा रही है। लास्ट ईयर जो बजट है वो 15% इंक्रीज किया गवर्नमेंट ने। अभी जो बजट चल रहा है डिफेंस सेक्टर में 6.8 ट्रिलियन का बजट है। दिस इज ह्यूज अमाउंट। इतनी इन्वेस्टमेंट से दोस्तों, जो पिछले सिनेरियो भी देख रहे हैं ना हम, वॉर के सिनेरियोज में ज़्यादातर कंट्रीज अब डिफेंस इक्विपमेंट में सेल्फ सफिशिएंट होना चाहते हैं। मैन्युफैक्चरिंग पे इंडिया का ऑलरेडी पुश चल ही रहा है। तो इंडिया की जो डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग है वो 1500 बिलियन से इंडिया का टारगेट है आने वाले 4 इयर्स में 3000 बिलियन करनी। और बड़े प्राउड की बात है, अभी तक हम इंपोर्ट कर रहे थे डिफेंस इक्विपमेंट, तो अपना देश अभी काफ़ी इक्विपमेंट्स एक्सपोर्ट करने लगा है। हम 85 कंट्रीज को एक्सपोर्ट कर रहे हैं डिफेंस इक्विपमेंट। और इंडियन गवर्नमेंट का एम है अभी 300 बिलियन अराउंड 25 में एक्सपोर्ट था, इसको आने वाले 4 इयर्स में डबल करने का टारगेट है। तो डिफेंस सेक्टर्स है ना, जो इसकी विजिबिलिटी है आने वाले कई सालों में। इसके स्टॉक्स जो बढ़िया स्टॉक्स हैं वो हैं HAL, BEL, डेटा पैटर्न्स, MTR टेक्नोलॉजी, भारत फोर्ज। ये क्वालिटी स्टॉक्स, अच्छे स्टॉक्स हैं। और इनमें से आज हम स्टॉक डिस्कस कर रहे हैं हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, HAL, शॉर्ट फॉर्म में HAL। तो लास्ट वीडियोस में मैंने जैसे आपको बताया था, अभी कोई भी स्टॉक सेलेक्ट करने से पहले सबसे पहले आपने उसका क्या देखना है, मैनेजमेंट। तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स कंपनी, इसकी मैनेजमेंट है इंडियन गवर्नमेंट। तो आपको आंख बंद कर लेनी है, इसकी मैनेजमेंट मतलब 0% रिस्क। गवर्नमेंट मैनेजमेंट 0% रिस्क। सेकंड, मैंने बोला था बिजनेस अंडरस्टैंड होना बहुत जरूरी है उसको। तो HAL का बिजनेस मतलब डिफेंस बिजनेस है, सॉरी डिफेंस बिजनेस है। डिफेंस इक्विपमेंट्स बनाने हैं, कंट्री में भी डिफेंस इक्विपमेंट्स की रिक्वायरमेंट है। और जैसे मैंने आपको बताया, इंडिया अभी एक्सपोर्ट भी कर रहा है मिसाइल्स। HAL जो है वो कॉम्बैट एयरक्राफ्ट्स, जेट्स, आर्टिलरीज और कई चीजें मैन्युफैक्चर कर रहा है। तो HAL के पैरामीटर्स सबसे पहले डिस्कस करते हैं। HAL के पैरामीटर्स, जो ये वाले 12 पैरामीटर्स है ना, इसको मैंने यहाँ पे नोट कर दिया है। HAL की प्राइस टू अर्निंग रेशियो है 31, और इंडस्ट्री मतलब डिफेंस इंडस्ट्री की PE है 61, तो इससे काफी नीचे है सर। तो ये स्टॉक अभी चीप चल रहा है। इसकी ROE बड़ी रिस्पेक्टेबल है, 34-26%। प्राइस टू बुक वैल्यू ये थोड़ी सी ज्यादा है, इससे हम ये थोड़ा लग रहा है अभी इसका प्राइस थोड़ा सा ज्यादा है, लेकिन PE इंडस्ट्री से कम है, तो इसको मतलब बैलेंस कर रहा है। प्रोमोटर की होल्डिंग बहुत ही रिस्पेक्टेबल, 71.6%। डेट कंपनी पे बिल्कुल भी नहीं, बहुत अच्छा पैरामीटर है ये। प्लेज परसेंटेज 0 है, बिल्कुल भी प्लेजिंग नहीं की हुई। पब्लिक होल्डिंग 7.66%, बहुत कम पब्लिक होल्डिंग है ये। पब्लिक होल्डिंग कम होने से स्टॉक का प्राइस मूव कैसे करता है, ये डिमांड सप्लाई का गेम है दोस्तों। पब्लिक होल्डिंग कम है तो इसका मतलब क्या है, मार्केट में स्टॉक्स की सप्लाई बहुत कम रहती है, तो जब भी परचेजिंग आती है तो प्राइस बहुत जल्दी से बढ़ता है। इक्विटी कैपिटल इसकी 334 करोड़, कोई ज्यादा नहीं है। डिविडेंड कंपनी दे रही है, तो आपने इस कंपनी के स्टॉक्स अगर अपने पोर्टफोलियो में रखे, मैं फिर बोलता हूं यहाँ पे ये रिकमेंडेशन नहीं है, स्टडी करना आपने जरूर। तो 1% डिविडेंड यील्ड है इसकी। 1% डिविडेंड यील्ड मतलब सपोज करो कोई भी प्राइस किसी कंपनी का 100 रुपये है, 1% का मतलब वो 1 रुपया डिविडेंड आपको देगा। नेट प्रॉफिट इसका पिछले 5 सालों में 25% कैगर, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट था इसका, और पिछले 10 सालों में 13% इसने कैगर दी है। अच्छी रिस्पेक्टेबल क्वांटिटी है ये। पैग रेशियो इसकी 1 के पास 1.76 से ज्यादा नहीं है, तो कंपनी ग्रो करने का काफी बढ़िया चांस है। तो ये स्टॉक HAL, इसके ये सारे पैरामीटर्स जो हमने डिस्कस किए थे क्वालिटी स्टॉक सेलेक्ट करने के लिए, आप डिसाइड कर लो भी ये क्वालिटी स्टॉक के अंदर आ रहा है या नहीं आ रहा। तो डिफेंस सेक्टर, उसके आपको स्टॉक्स बता दिए, HAL के बारे में मैंने आपको बता दिया। तो दोस्तों, जैसे मैंने बोला ना, पेशेंस से इन्वेस्टमेंट अगर किसी ने शुरू नहीं की है तो इन्वेस्टमेंट शुरू कर लो। और अगर कोई ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो इंडिया की ग्रोथ स्टोरी में पार्टिसिपेट करने के लिए क्वालिटी स्टॉक्स पोर्टफोलियो में ले आओ। मेरा वीडियो बनाने का एम मैं पहले ही बता चुका हूं। मैं आपसे अपनी मिस्टेक्स और अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी शेयर करना चाहता हूं, ताकि आप लोग वो मिस्टेक्स ना करो और मेरी गाइडेंस से आप
क्वालिटी स्टॉक्स जो चूज कर पाओ। मेरा एम मैंने आपको बता दिया, आपका एम है फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना, तो उसके लिए दोस्तों पेशेंट पेशेंट होना पड़ेगा आपको। मैंने जैसे बोला अपने बेटे का पोर्टफोलियो के बारे में, पेशेंटली हमने 2 तारीख को परचेजिंग की थी और बहुत ही बढ़िया नेट प्रॉफिट आ रहा है उन स्टॉक्स में। आने वाले टाइम में मार्केट का कुछ भी नहीं पता दोस्तों, मार्केट अभी पिछले कुछ दिनों से बड़ा बढ़िया परफॉर्म कर रही है, आने वाले टाइम में डाउन भी हो सकती है, लेकिन आपने मार्केट को टाइम नहीं करना है, मार्केट में टाइम देना है आपको। मार्केट में टाइम देना आप समझ ही गए होंगे, पेशेंस से ही चलना है। तो मेरा एम जो है वो, अगर आप उस एम से सीख पाए तो आई एम सक्सेसफुल। उसके लिए मेरी रिक्वेस्ट है, आप मेरे पिछले वीडियोस भी सारे फुल देखिए। तो मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक यू।